डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यांजलि एक्सीलेंस। जैसा कि आपको पता है कि हमारे बायोलॉजी बुलेट की सीरीज में हमने 2 चैप्टर फिनिश कर लिया है। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ओके, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में, सिंपल एंड इजी वे में पढ़ेंगे ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चैप्टर बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई भी कुछ ऐसा टॉपिक आपको नहीं लगेगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर जो नहीं समझ में आ रहा है तो उसको समझाने के लिए मैं हूँ आपके साथ। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। सो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर में है वो हमको पढ़ना है आज। ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। इसकी पहले हम डिफिनीशन को लर्न करेंगे क्योंकि एग्जाम में आपके पूछता है डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं इंडिविजुअल्स को। ठीक है, वो बिल्कुल उनके जैसा ही दिखने वाला इंडिविजुअल होता है। मीन्स अगर मेंस का मतलब इंसानों का बच्चा है तो इंसानों जैसा ही दिखेगा और कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा ही दिखेगा। सो जो भी रिप्रोड्यूस करते हैं वो बिल्कुल देयर ओन काइंड, अपने जैसा दिखने वाले ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, जो रिप्रोडक्शन है ये लाइफ प्रोसेसेस में, जब आपने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेसेस में जो जो चीजें होती है वो सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन रिप्रोडक्शन जो है वो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ नहीं चलेगी बेटर। ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो भी हमारी लाइफ चलेगी। लाइक ब्रीदिंग, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, ये सारी चीजें जो है हमारी बॉडी में वो लाइफ प्रोसेसेस है के लिए वो इम्पोर्टेंट है। बट रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है कि मतलब इसके बिना भी हम रह सकते हैं। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो मेन उसका एडवांटेज क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। रिप्रोडक्शन के एडवांटेज क्या है? अब ऐसा तो नहीं कि रिप्रोडक्शन जरूरी ही नहीं है, नहीं भाई, बहुत जरूरी है रिप्रोडक्शन। सो उसका एडवांटेज क्या है हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। मैंने अभी आपको बोला सर्वाइवल के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं होता है इंडिविजुअल के लिए, बट नेसेसरी फॉर, लेकिन नेसेसरी होता है, बहुत नेसेसरी होता है। क्यों? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, मतलब स्पीसीज जो है वो खत्म ना हो जाए। लाइक कैसे? रिप्रोडक्शन इंश्योर दैट स्पीसीज डू नॉट बिकम एक्सटिंक्ट। ये नहीं कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आदमी वहीं पे जन्म लेगा और खत्म हो जाएगा, उसकी पीढ़ी आगे नहीं जाएगी तो वो एक्सटेंड हो जाएगा, वो प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी। ठीक है, और न्यू इंडिविजुअल रिप्लेस द ओल्ड एंड डाइंग वंस। जो नए नए इंडिविजुअल आते हैं वो रिप्लेस करते जाते हैं ओल्ड को, और जो मर जाते हैं उनकी जगह को कंप्लीट करते हैं न्यू इंडिविजुअल्स। ओके, रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मेंटेन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए हेल्प इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स की संख्या बढ़ती है रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से। ओके, मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम, और हमारे इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो बिल्कुल बना रहता है। ठीक है, आपको पता ही है इकोसिस्टम में हर एक चीज, हर एक जो भी चीजें हैं सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं, जो बैलेंस को बना के रखती हैं। ठीक है, एनवायरमेंट के साथ और लिविंग बीइंग के साथ जो कनेक्शन होता है वो सारा बैलेंस बना के रखता है हमारा इकोसिस्टम। ओके, ये देखिए आप, ये पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, ये अगर मान लीजिए कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक बच्चा है वो बड़ा होगा, फिर थोड़ा और बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा, फिर धीरे धीरे बूढ़ा होता होता वो खत्म हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, फिर डाई हो जाएगा, वो खत्म ही हो जाएगा। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इतने पे ही सब कुछ स्टॉप हो जाएगा, आगे प्रोसेस नहीं होगा, पॉपुलेशन मेंटेन नहीं हो पाएगी। सो रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो रिप्रोड्यूसेस वेरिएशंस, रिप्रोडक्शन हो की वजह से वेरिएशन आता है, जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन होता रहता है। ठीक है, लाइक पहले जो हमारे पूर्वज से, जो हमारे एंसिस्टर थे वो कैसे दिखते थे? बंदर जैसे दिखते थे, लेकिन फिर धीरे 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 जीन में वेरिएशन होता गया, वेरिएशन होता गया, आज हम किस तरह दिखते हैं? अलग दिखते हैं। ठीक है, सो ये वेरिएशन होता रहता है। ठीक है, वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिजम्स टू अडॉप्ट टू एनवायरमेंट, अडॉप्ट करने के लिए एनवायरमेंट को, मतलब ठीक है, अगर वेरिएशन नहीं होगा, मान लीजिए पहले का जो इकोसिस्टम था, जो भी पहले का एनवायरमेंट था, जो भी चीजें थी, या कहीं लाइक बहुत ठंडी थी, कहीं बहुत गर्मी थी, फिर अचानक से वहां पे सडन चेंज हो गया सब कुछ। ठीक है, अभी भी बहुत चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की वजह से एनवायरनमेंट में बहुत चेंज हो रहा है, कहीं गर्मी थी तो वहां ठंडक हो रही है। तो वहां जो रहने वाले जीव जंतु हैं उस चीजों को एडॉप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे,
ठीक है, और वही अडॉप्ट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे उनकी अगले जनरेशन में भी ये कैपेसिटी डेवलप हो रही है चीजों को अडॉप्ट करने की। तो इसी को हम वेरिएशन बोलते हैं। अगर वो अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वेरिएशन नहीं होगा उनके अंदर, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सरवाइव करना पड़ता है उनको, चेंज जितनी भी कंडीशन चेंज होती जाए उनको वो धीरे धीरे अडॉप्ट करते जाते हैं, तब वो सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर है बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, वेरिएशन होता है तो उससे इवोल्यूशन होता है, न्यू स्पीसीज आ जाती है धीरे धीरे, बहुत टाइम बीतने पे। पहले ही बताया, अभी एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यही जो ह्यूमन बीइंग का ही एग्जाम्पल है। हमारे एंसेस्टर कैसे दिखते थे, अब वो हमारे एंसेस्टर कैसे दिख रहे हैं, इवोल्यूशन हो गया। छोटा थोड़ा 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 वेरिएशन होते होते इवोल्यूशन हो गया। तो वेरिएशन जो है वो बेस है इवोल्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफर होती है, रिप्रोडक्शन के द्वारा ही होती है। ठीक है, डीएनए जो होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, डीएनए इज पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग के मतलब ह्यूमन बीइंग के साइंटिफिक लैंग्वेज में आपको जो बच्चे होते हैं उनको ऑफस्प्रिंग बोला जाता है। ठीक है, जो प्रोडक्ट होता है वो उसको हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, मेंटेन द सिमिलरिटी विद इन स्पीसीज। और सिमिलरिटीज को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, सिमिलरिटी मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन के बच्चे ह्यूमन जैसे ही दिखेंगे। तो ये क्या है, ये भी है आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, इसलिए ह्यूमन के बच्चे जो है वो ह्यूमन जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, सारे गुण उनके मैच करते हैं। नेक्स्ट है सर्वाइवल एडवांटेज। उनको जिंदा रहने के लिए भाई ये सब चीजें को, जो उनकी गुण है ये सब अडॉप्ट करना पड़ता है। ठीक है, हेल्प करता है स्पीसीज को सरवाइव करने के लिए, क्लाइमेट चेंज हो जाए कुछ भी हो जाए तो वो चीजों को अडॉप्ट कर ले। ठीक है, और अपनी सर्वाइवल बना के रखे, वो सरवाइव कर सके। ठीक है, ये देखिए जेनेटिक वेरिएशन होता है। ठीक है, पेरेंट्स मतलब बहुत पहले, मतलब पेरेंट्स की चीजें आप बिल्कुल सिमिलर अपने पेरेंट्स से नहीं दिखते हो, बिल्कुल सिमिलर नहीं दिखते हो, थोड़ा बहुत वेरिएशन सबके में हो जाता है। ठीक है, होते सेम है बट थोड़ा स्लाइटली वेरिएशन जरूर होता है पेरेंट्स में एंड ऑफस्प्रिंग में। ओके, सो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डीएनए होता है जब वो रिप्लिकेट करता है, ठीक है, जब डीएनए आपका रिप्लिकेट करता है अंदर, डीएनए ही जेनेटिक ट्रेड्स को लेके आता है, ट्रांसफर करता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सो जब वो रेप्लिकेशन करता है तो वो 100% एक्यूरेसी उसकी नहीं होती है, वो थोड़ा सा एरर कर देता है, जिसकी वजह से हम थोड़े डिफरेंट दिखते हैं अपने पेरेंट्स से। ठीक है, 100% एक्यूरेसी, 100% कॉपी नहीं करता है डीएनए, थोड़ा बहुत उसमें 99 पॉइंट समथिंग कुछ तो उसमें एरर हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी एक्यूरेसी में थोड़ी कमी हो जाती है। इसलिए हम अपने पेरेंट्स जैसे बिल्कुल नहीं दिखते, हम अपने पेरेंट्स से थोड़ा डिफरेंट दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको याद रखना है, रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हो तो उसके पहले पहले ये सारे टर्म्स थोड़े से माइंड में फ्रेम कर लो। ये क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा, है ना। सो डीएनए है हमारा, डीएनए क्या होता है, इसका फुल नेम जो है, फुल फॉर्म जो है डीएनए का, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ओके, इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा। डीएनए हैज अ डबल हेलिक्स। ठीक है, ये देखिए डीएनए का मॉडल यहाँ पे है, ये डबल हेलिक्स है। ठीक है, डबल हेलिकल मॉडल होता है डीएनए का। ओके, और लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल होता है ये। डीएनए क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो कैरी करता है हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर भी वही जेनेटिक गुणों को हमारे अंदर ले आता है, उसको हम बोलते हैं डीएनए। डीएनए का ही काम है, ठीक है, जो हमारे पेरेंट्स से सारे गुण हमारे अंदर देता है। ठीक है, जेनेटिक ट्रांसफर करता है, हेरिडिटी। फिर नेक्स्ट इज अवर क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये आपके क्रोमेटिड्स है। ओके, ये देखिए ये क्रोमेटिड्स थ्रेड लाइक नेटवर्क ऑफ डीएनए। डीएनए का नेटवर्क है जो कि धागे जैसा आपको दिख रहा है, एंड प्रोटीन, इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है, ये आपका क्रोमेटिड का स्ट्रक्चर है, ये आपका डीएनए है, ये आपका क्रोमेटिड है। ढेर सारे डीएनए जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नेटवर्क बनाया है, इसको हम क्रोमेटिड्स बोल रहे हैं। ओके, ये एक सिंगल जो है इसको हम क्रोमेटिड्स बोल रहे हैं, और ये दोनों मिला के आपस में जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। ठीक है,
ये दोनों आपस में जो ज्वाइंट हो रहा है टू क्रोमेटिड्स, तो इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जो आपने सेल पढ़ा होगा क्लास नाइन्थ में, क्लास नाइन्थ के सेल में साइटोप्लाज्म था, उसके बीच में सेंटर में न्यूक्लियस था, और उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। So chromosomes are thread-like structure present in the nucleus made of DNA and protein। किसका बना होता है? क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है, विच कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो क्या करता है? कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में, ओके। आपके पेरेंट्स से और आपके तक जो भी जनरेशन में आता है जेनेटिक मटेरियल, जो भी हमारी आंख नाक कान जो भी दिखती है हमारे पेरेंट्स जैसे, वो सब कौन करता है? ये सारे काम कौन करता है? हमारा डीएनए करता है, क्रोमोसोम करता है, ओके। देख लीजिए, क्वेश्चन आपका आ सकता है इस तरीके से, वाई आर वी नॉट एग्जैक्टली लाइक आवर पेरेंट्स। हम मैंने आपको पहले भी अभी बोला है, क्यों हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे एग्जैक्ट नहीं लिखते हैं, ठीक है। डीएनए जब कॉपी करता है तो वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं करता। पहली बात तो ये भी है कि डीएनए को ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ बोला जाता है, ये भी आपको माइंड में थोड़ा रखना है, ठीक है। डीएनए को ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ बोला जाता है, ठीक है। सो डीएनए जो है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं करता है, उसमें स्मॉल एरर कर देता है, थोड़ी सी एरर हो जाती है ड्यूरिंग कॉपीइंग। जब वो कॉपी करता है, रेप्लिकेशन करता है, तो उस टाइम उसमें थोड़ी सी एरर हो जाती है, जिसके कारण वेरिएशन प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। थोड़ा बदलाव हो जाता है। दीज डिफरेंसेस मेक ईच इंडिविजुअल यूनिक। ये जो एक डिफरेंस हो जाता है ना, 1% का भी या 0.1% का भी जो डिफरेंस हो जाता है ना, यही हर एक इंडिविजुअल को एक दूसरे से यूनिक रखता है। हर एक इंडिविजुअल एक जैसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है, थोड़ा ही सही, पर उन दोनों में डिफरेंस होता ही है, वेरिएशन होता ही है, ठीक है। फिर जीन्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स मिक्स होते हैं, भाई दो अलग अलग पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, एक मदर एक फादर, तो दोनों के जीन आपस में मिक्स होते हैं, तो थोड़ा वेरिएशन तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, एग्जैक्ट हम सेम पेरेंट जैसे बिल्कुल नहीं दिखते, ठीक है। वी इनहेरिट ट्रेड्स फ्रॉम मदर एंड फादर। हमें कहाँ से मिलता है हमारा इनहेरिटेंस, ठीक है, हमारे मदर एंड फादर से। न्यू कॉम्बिनेशन बनता है ट्रेड्स का, मदर का अलग और फादर का अलग, तो न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है, ठीक है। तो एक डिफरेंट फीचर जब मिलता है हमको, ठीक है, कंबाइन इन न्यू वेज, ओके, डिफरेंट फीचर्स कंबाइन इन न्यू वेज। जब दो मदर एंड फादर के अलग अलग जीन आपस में कंबाइन होते, तो एक थोड़ा सा डिफरेंट फीचर वाला जो है कि हमको मिलता है प्रोडक्ट, ठीक है। सो इसीलिए हम बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स जैसे नहीं दिखते हैं, क्यों? क्योंकि डीएनए जो है कॉपी जब करता है तो वो थोड़ा सा अपने एरर कर देता है, ठीक है, जिससे हर एक इंडिविजुअल यूनिक होता है। नेक्स्ट हमारा वेरिएशन टर्म है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट टर्म है, तो थोड़ा सा हमको इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेना है, ओके। वेरिएशन क्या है? वेरिएशन रिफर्स टू द डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। जितने भी सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी सारे ह्यूमन बींग्स हैं वो सब सेम स्पीसीज के हैं, मतलब इंसानों की जो स्पीसीज है वो सेम है, सेम जाति के सारे इंसान है, ठीक है। तो उनके बीच में जो थोड़ा डिफरेंस होता है, हर एक आदमी एक जैसा नहीं दिखता, हर एक आदमी एक जैसा हर चीज नहीं करता, तो जो बीच में डिफरेंस होता है सेम स्पीसीज के लोगों को, उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। वेरिएशन इज नॉट ऑलवेज यूजफुल फॉर इंडिविजुअल्स। हमारे लिए तो वेरिएशन अच्छा है, ठीक है, हमारे अंदर जो वेरिएशन हो रहा है, ह्यूमन बींग्स के अंदर वेरिएशन हो रहा है, वो अच्छा है। कैसे अच्छा है? ये देखिए, पहले हम बंदर जैसा दिखते थे, फिर धीरे धीरे वेरिएशन होता गया, हमारे जेनेटिक मटेरियल में चेंज होता गया थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो आज हम इस तरह से दिख रहे हैं, तो हमारा इवोल्यूशन हो गया जब, तो हम आज इस तरह से दिखते हैं, अपना काम करते हैं, अच्छे से परफॉर्म करते हैं सारी चीजें, ठीक है। सो ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन बेनिफिट होता है, ठीक है, हमारे लिए एवोल्यूशन बेनिफिशियल है। लेकिन कुछ जो ऐसे भी स्पीसीज है, ठीक है, वेरिएशन इज नॉट ऑलवेज यूजफुल फॉर इंडिविजुअल्स, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। सारे बहुत सारे ऐसी भी स्पीसीज है जिनके लिए वेरिएशन अच्छा नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि देखिए, एक यहाँ पे एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है, ये मॉथ है। पहले जो था इसका कलर जो दिखता था वो पेड़ जैसे या पत्थर जैसे, जिस भी हैबिटेट में ये रहता था, पेड़ में पत्थर में, सो वो बिल्कुल उसी कलर का दिखता था, ठीक है, बिल्कुल एज एग्जैक्ट उसी कलर का दिखता था, और वो उसको छिपने के लिए काम आती थी वो चीजें, ठीक है, इससे वो मिमिक्री कर पाता था और वो छुप जाता था, तो उसको जो है प्रेडेटर उसको
नहीं खा पाते थे, ठीक है, क्योंकि वो एग्जैक्ट पेड़ में चिपका है, पता ही नहीं लगता था कि पेड़ में चिपका भी हुआ है, तो उसको प्रेडेटर नहीं खा पाते थे। लेकिन धीरे धीरे वेरिएशन होता गया, जीन में बदलाव हो गया उनके, सो उनका कलर चेंज हो गया, ठीक है, उनका कलर चेंज हो गया। जब कलर चेंज हो गया तो फिर भाई प्रेडिटर उनको अच्छे से डिटेक्ट कर पा रहे थे, उनको देख ले रहे थे कि हाँ भाई ये हमारा खाना है, इसको खा जाएंगे, ठीक है। सो जब उनके अंदर इतना वेरिएशन हो गया तो उनकी जीन चेंज हो गई, तो उनका कलर चेंज हो गया, तो उसकी वजह से उनकी सर्वाइवल में उनको बहुत, मतलब उनकी जाति ही खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गए वो, ठीक है। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं वेरिएशन के। इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज की सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन होना ही चाहिए, तभी हम चीजों को अडॉप्ट कर पाएंगे, ठीक है। एनवायरनमेंट में जिस तरह से चेंज हो रहा है, अगर हम उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, अपने अंदर वेरिएशन नहीं लाएंगे, ठीक है, तो फिर हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। सम इंडिविजुअल सर्वाइव व्हेन कंडीशन चेंज, तब कुछ ही इंडिविजुअल होंगे जो सरवाइव कर पाएंगे चेंज इन्वायरमेंट में, ठीक है, चेंज कंडीशन में। जो नहीं सरवाइव कर पाएगा चेंज कंडीशन में, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है, विलुप्त हो जाएगा। हेल्प इन एडाप्टेशन, हमको एडाप्टेशन में हेल्प मिलती है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एडजस्ट टू डिफरेंट एनवायरमेंट्स, ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट एनवायरमेंट में एडजस्ट कर लेता है। लाइक देखिए, हम यहाँ इधर रहते हैं तो हमें इतनी मतलब इंडिया में ज्यादा ठंडी नहीं होती, अभी हमको बहुत ठंडे एरिया में भेज दिया जाए, लाइक साइबेरिया जगह भेज दिया जाए, तो वहां अगर हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, अगर हम उस सिचुएशन को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, डेड हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने सरवाइव कर लिया, ठीक है, अगर हमने सिचुएशन को अडॉप्ट कर लिया, अगर हमने सरवाइव कर लिया, तो हमारे अंदर वेरिएशन हो गया, अब आगे भी जो जनरेशन आएगी वो भी उस सिचुएशन में अडॉप्ट करके रहने के लायक अपने को कैपेबल बना लेगी, ठीक है। समझ गए होंगे मेरी बात को आप थोड़ा, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा है, बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन होता है, जैसे जैसे वेरिएशन होता जाता है इवोल्यूशन होता है, ठीक है, इवोल्यूशन होना भी जरूरी है, ठीक है, जैसे बदलाव होना ही जरूरी है। पहले के टाइम में चीजें क्या चलती थी, अब के टाइम में चीजें क्या चल रही हैं, मतलब धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन होती है उसको स्टेबिलिटी मिलती है। नॉट ऑल इंडिविजुअल आर अफेक्टेड इन द सेम वे, सारे इंडिविजुअल एक जैसे वे में अफेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। इंक्रीज चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन एडवर्स कंडीशन, जब कंडीशन एडवर्स होती है तो उस टाइम पे भी सर्वाइवल के चांसेस होते हैं। लाइक बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, ओके। और अगर उनको थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए, तो वो अगर वो उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो वो तो एक्सटिंक्ट, वो तो खत्म हो जाएंगे, उनकी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो अपने आप को वेरिएशन में, मतलब अडॉप्ट कर लेते हैं कंडीशन को, तो वो सरवाइव करेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया के केसेस में ये बहुत ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर में अगर थोड़ा भी बदलाव होता है, अगर वो अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनता है इससे, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, तो टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। अब नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो चैप्टर से रिलेटेड है, वो है हमारा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, डेफिनेशन आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। सो आपको डेफिनेशन, मतलब लिखने वाली चीजें जो है वो आपको बार बार रिपीट करते करते, लिखते लिखते चीजों को जितनी टाइम हो सके आप उतनी टाइम रिपीट कीजिए, ताकि कोई भी एरर आपसे ना हो एग्जाम में, ठीक है। डीएनए तो थोड़ा एरर कर देता है, पर आपको एरर नहीं करना है, ठीक है। और पिछली भी कई सारी वीडियोस हमने बनाई है, बायोलॉजी बुलेट के सेशन में 2 चैप्टर बायोलॉजी के हमने फिनिश कर दिए, उनके एक्सरसाइज को भी फिनिश किया है, एक्सप्लेनेशन के साथ विद इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया है। और हाँ, ऐसा मत सोचिए कि जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज होता है उसको पढ़ने की जरूरत है, भी बिल्कुल भी नहीं, उसको आपको बिल्कुल पढ़ना है। 50 to 60% आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। और मैंने भी अपने चैनल पे आपको उसकी प्रैक्टिस कराई, वीडियोस नहीं वॉच किए हैं तो सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियोस को वॉच कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक भी कर दिया करिए, अच्छी लगती है वीडियोस तो लाइक किया करिए, ओके। सो हमारा टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आप देख सकते हैं कई सारे टाइप्स है, लाइक फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है।
सो फर्स्ट जो है, इनको डिस्कस करने से पहले हम दोनों के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं कि एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इन्वॉल्व, इसमें जो इन्वॉल्व होता है वन पेरेंट होता है, ओके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही जो पेरेंट से ही दूसरे डॉटर सेल बनती है, ठीक है। डॉटर सेल बनती है एक ही पेरेंट से, ठीक है। एक एक ही पेरेंट होते हैं इन्वॉल्व, ओके। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, गैमेट इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, इन्वॉल्व नहीं होते। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों चाहिए होता है, स्पर्म और ओवा, ये दोनों की जरूरत पड़ती है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उन्हीं को मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बोलते हैं, ओके। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग जो होता है, जो उनका प्रोडक्ट होता है, वो आर जेनेटिकली द सेम, बिल्कुल सेम टू सेम, एकदम क्लोन होते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम होते हैं, कोई वेरिएशन नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, बिल्कुल क्लोन बनता है उसमें, एज द पेरेंट्स, जैसे पेरेंट्स है वैसा ही बनता है। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। जो ऑफस्प्रिंग होता है वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट दिखता है, ठीक है। आपको डिफरेंस समझ में आ गया, क्वेश्चन पूछेगा बस डिफरेंस बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपको यही राइट करना है वहां पे, ठीक है। नोट्स बनाते जाइए, नोट्स में लिखते जाइए, स्टार लगाते जाइएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम थोड़ा क्विक वे में इसको समझते हैं डिफरेंस में। इसमें क्या था, हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट चाहिए और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स चाहिए। वेरिएशन क्या है, ए सेक्सुअल में कोई वेरिएशन नहीं होता, एज इट इज बनता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है बिल्कुल क्लोन होता है उसका, ठीक है। और जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें वेरिएशन होता है, चेंज होता है, बिल्कुल सेम हमारी रिजेंबलिंग नहीं होती हमारे पेरेंट्स से, ओके। और स्पीड जो है इसकी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो स्पीड फास्ट होती है, बहुत जल्दी जल्दी होता है प्रोसीजर। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये स्लो प्रोसीजर होता है, ओके। एग्जाम्पल क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो हमारा है अमीबा, पैरामीशियम, बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, काउ, एनीथिंग जो भी है, ये सब क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स है। सो नेक्स्ट हमारा जो हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें हमारे जो टाइप्स है, तो उसमें हमारा फर्स्ट टाइप है वो हमारा फिजन। फिजन क्या होता है, फिजन का मतलब ही होता है टूट जाना, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो फिजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। सो फिजन इज अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फिजन, व्हाट इज फिजन, टाइप्स ऑफ फिजन या बाइनरी फिजन, समथिंग कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। सो सारी जितने भी टॉपिक में पढ़ा रही हूँ ना, सारा क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड ही होगा, कुछ भी बाहर से आने वाला नहीं, ये मेरी गारंटी है। सो वीडियोस को अच्छे से वॉच किया करिए, ठीक है, और नोट्स बनाते रहा करिए। Fission is a type of asexual reproduction in which a single parent cell divide into two or more new individuals, ठीक है। जो फिजन होता है इसमें एक सिंगल सेल होता है, वो टूट जाता है, और ठीक है, एक सिंगल सेल होता है, एक सिंगल सेल है। मैं अभी आपको एग्जांपल आगे दिखाने वाली हूँ, ठीक है। ये अभी मैं आपको एग्जांपल शो करूंगी इसका, तो आप बेटर वे में इसको समझ पाओगे, ओके। तो यहाँ पे जो है वो सिंगल सेल जो है वो डिवाइड होके टू और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं, ओके। और टाइप्स ऑफ फिजन, टू टाइप्स के होते हैं आपके, फर्स्ट इज बाइनरी फिजन, सेकेंड इज मल्टीपल फिजन, ठीक है। जब बाइनरी का मतलब एक से जब दो पार्ट्स में दो सेल बनती है, दो में डिवाइड होते हैं, तो उसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। और मल्टीपल फिजन होता है जब टूट जाता है और कई सारे इंडिविजुअल एक साथ बनते हैं, तो उसको हम मल्टीपल फिजन बोलते हैं, ठीक है। बाइनरी फिजन क्या है, बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which one parent cell divides into two इक्वल एंड आइडेंटिकल डॉटर सेल, ठीक है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है बाइनरी फिजन, जिसमें कि वन पेरेंट सेल से दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनती हैं। जो दो नए बनते हैं उनको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं, ओके। इसमें क्या होता है, डीएनए जो है रेप्लिकेट करता है अपने आप को, और न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है इनटू टू में, जो बीच में, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, तो इसमें जो बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है वो भी डिवाइड हो जाता है टू में। और साइटोप्लाज्म जो होता है सेल का, वो भी स्प्लिट हो जाता है, और टू न्यू आइडेंटिकल सेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है।
दो न्यू आइडेंटिकल सेल्स बन जाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, पैरामीशियम और लिज्नेनिया। ओके, यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन, कितने टाइप के हमारे बाइनरी फिजन होते हैं। फर्स्ट जो है हमारा इर्रेगुलर, ठीक है। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन कैसा होगा? कहीं से भी किसी भी जगह से जब फिजन हो जाएगा, मतलब एक अमीबा है वो कहीं से भी किसी भी कोने से किधर से भी टूट जा रहा है तो उसको हम इर्रेगुलर बोल रहे हैं, ठीक है। इर्रेगुलर, और एग्जाम्पल इसका अमीबा है। और फिर है लॉन्गिट्यूडनल, लेंथ वाइज जब डिवीजन होगा, लेंथ वाइज जब फिजन होगा तो उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल फिजन। ओके, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ठीक है, लेशमेनिया में होता है। और ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स फिजन किसमें होगा? जब विड्थ वाइज होगा, मतलब बीच से। पैरामीशियम है इसका एग्जांपल, बीच से ट्रांसवर्स होगा, मतलब बीच से जब डिवीजन होगा तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स, विड्थ वाइज। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा माइंड में, कुछ भी आपको वो हार्ड नहीं लगने वाला, ठीक है। ये देखिए ये हमारा अमीबा है, सबको पता है अमीबा के बारे में भाई, हमने लाइफ प्रोसेसेस में भी अमीबा के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो याद होगा वो आपको, अमीबा वही अमीबा है ये, ठीक है। ये अमीबा जो है यहाँ पे ये देखिए इसमें इररेगुलर बाइनरी फिजन हो रहा है, ऐसा नहीं है कहीं से भी। ये देखिए इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया और ये अब अलग होके न्यू सेल फॉर्म कर देगा, ठीक है। और ये हमारा युगलीना है, युगलीना, युगलीना भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा। तो युगलीना में जो किस तरह का बाइनरी फिजन हो रहा है? लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि ये लेंथ वाइज जो है बीच से अलग हो रहे हैं, सो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन बोलेंगे। ये हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये है पैरामीशियम। आपको स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, पैरामीशियम बिल्कुल स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसमें किस तरह का बाइनरी फिजन हो रहा है? ट्रांसवर्स हो रहा है, मतलब बीच से ये विड्थ वाइज हो रहा है इसमें फिजन। तो इस तरह की फिजन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स। ये कैसा है? इररेगुलर। ये कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ में हो रहा है, ठीक है। और पैरामीशियम कैसा हो रहा है? यहाँ पे ट्रांसवर्स फिजन हो रहा है, ठीक है। बाइनरी फिजन इसमें ट्रांसवर्स हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अब हम अमीबा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपसे। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये सारे ऑर्गेनिज्म है ना जो एग्जांपल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि पैरामीशियम किस टाइप का डिवीजन, किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो आप बताएंगे एसेक्सुअल होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन से होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको माइंड में याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, ठीक है। सो अमीबा के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, एक सेल का बना होता है, ठीक है। और रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। यहाँ पे देखिए ये पेरेंट अमीबा है, ये इलोंगेशन हो रहा है, ये सेल जो दो न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया और साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे डॉटर सेल बन गई, ठीक है। न्यू जो बनी है उनको हम डॉटर सेल्स बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लिशमेनिया। ये कैसा है? ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और पैरासिटिक इन नेचर होता है, ठीक है, पैरासाइट है ये लिशमेनिया। कॉज करता है एक डिजीज ह्यूमन बींग्स में, उसका नाम है कालाजार। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लिशमेनिया कौन सा डिजीज कॉज करता है? कालाजार, कालाजार, ठीक है। और ये किस तरह का फिजन शो करता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है इसमें भी, ठीक है, मतलब यहां से ये बीच से, ये इसमें से बीच से लेंथ वाइज फिजन होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो है मल्टीपल फिजन। अभी हम बाइनरी फिजन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था सिंगल सेल से, चाहे इररेगुलर डिवीजन हो रहा था या लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो रहा था या ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा था। ओके, अब जो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मल्टीपल फिजन के बारे में है, ठीक है। मतलब एक सेल डिवाइड होके ढेर सारा सेल बनाएगी, मेनी सेल्स बनाएगी, मेनी डॉटर सेल्स बनेंगे इसमें। ओके, so what definition पढ़ते हैं। Multiple fission is a type of asexual reproduction in which one parent cells divides into many daughter cells at the same time। सेम टाइम पे ही एक सेल से मेनी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरह के फिजन को हम बोलते हैं, इस तरह का जब फिजन होता है तो हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपका है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपको सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। ये प्लाज्मोडियम वही प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया कॉज करता है। ओके, तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली,
बार बार डिवीजन होता है, मेनी टाइम्स डिवाइड होता है इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे देखिए। और ए प्रोटेक्टिव कवरिंग सिस्ट में फॉर्म, ठीक है, ये ढेर सारा जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो जाता है, ढेर सारा न्यूक्लियस, ढेर सारे न्यूक्लियस यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं और इसके ऊपर एक कवरिंग बन जाती है जिसको हम बोलते हैं, जो इसको प्रोटेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं सिस्ट। सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, ये सिस्ट के फॉर्म में हो गया आप, ठीक है, ये पेरेंट सेल है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, यहाँ पे सिस्ट बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, सिस्ट बन गया। और साइटोप्लाज्म डिवाइड अराउंड ईच न्यूक्लियस, और जितने भी न्यूक्लियस है सबके अराउंड में साइटोप्लाज्म ही बन जाता है, ठीक है। फिर मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म टुगेदर, ढेर सारे डॉटर सेल्स जो है वो एक साथ में बन जाती हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है सो सिस्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है, ये सिस्ट जो है ये ब्रेक हो जाता है और जो न्यू डॉटर सेल्स है वो सब एक साथ रिलीज हो जाती हैं बाहर, है ना, और बहुत सारे नंबर्स में न्यू डॉटर सेल्स बन जाती हैं, ठीक है। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन के बीच में, क्या क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, भूलने वाले नहीं है, ओके। सो डिफिनीशन यहाँ पे देखिए, बाइनरी फिजन के क्या होता है, वन सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल, एक सेल जो है वो डिवाइड होती है किसमें, टू डॉटर सेल्स में होती है बाइनरी फिजन में। बाइनरी का मतलब ही होता है दो, ठीक है, बाइनरी का मतलब ही होता है दो। सो बाइनरी फिजन में वन सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल, एंड इन मल्टीपल फिजन वन सेल डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स, ठीक है, बिल्कुल माइंड में बैठ गया होगा, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ते जाएंगे हम, ठीक है। न्यूक्लियस डिवीजन, इसमें नंबर्स ऑफ सेल फॉर्म कितने होते हैं, बाइनरी फिजन में टू बनता है, एक सेल से टू सेल्स बनते हैं, बट इन मल्टीपल फिजन मैनी सेल्स फॉर्म्ड, ठीक है, बहुत सारे सेल्स बनते हैं। न्यूक्लियस डिवीजन क्या होता है, डिवाइड्स वन, एक बार भी न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, एक न्यूक्लियस है एक बार डिवाइड होगा दो बन जाएगा, तो डिवीजन कितनी बार हुआ, बस एक बार हुआ। लेकिन मल्टीपल फिजन में जो है न्यूक्लियस वो मेनी टाइम्स न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ओके। और साइटोप्लाज्म में डिवीजन भी एक ही बार होगा, जो साइटोप्लाज्म है वो भी एक ही बार डिवाइड होगा और दो बनाएगा। लेकिन और जो आपका मल्टीपल फिजन है उसमें डिवाइड बहुत बार डिवाइड होता है साइटोप्लाज्म भी, ओके। जितने भी न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं उन सब के अराउंड में साइटोप्लाज्म न्यू न्यू डिवाइड होके बन जाता है। और ये जो स्पीड है बाइनरी फिजन की वो स्लोअर है, और ये जो मल्टीपल फिजन है इसकी जो स्पीड है वो फास्टर मल्टीप्लिकेशन होता है, बहुत तेजी से नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशन, बाइनरी फिजन कब होता है, जब फेवरेबल कंडीशन रहती है, ठीक है, मतलब सारी चीजें अच्छी खासी चल रही है तब ये मजे मजे में बाइनरी फिजन करते हैं, ओके। और मल्टीपल फिजन कब होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, ठीक है, और उस टाइम ही सिस्ट फॉर्मेशन होता है, बहुत सारा सेल डिवाइड हो जाता है और वो एक लेयर से प्रोटेक्ट रहता है जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो सिस्ट ब्रस्ट हो जाता है और ढेर सारे सेल जो है वो बाहर रिलीज हो जाते हैं, ओके। एग्जाम्पल क्या है बाइनरी फिजन के, आपके अमीबा एंड पैरामीशियम, और मल्टीपल फिजन के प्लाज्मोडियम, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था आपसे, ठीक है। सो आज जो हमारा डिस्कशन है ये इतना ही रहेगा। हमने क्या क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन पढ़ी थी, वेरिएशन पढ़ा, एडवांटेज पढ़े थे रिप्रोडक्शन के, और हमने पढ़ा था सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस पढ़ा है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा है उसमें हमने फिजन पढ़ा है। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम आगे का डिस्कशन करेंगे, इंटरेस्टिंग वे में करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से करेंगे, ठीक है। ये जो आपका बेसिक लेवल है ना, ये अगर आपका बूस्ट रहेगा तो अब जब आप इसके आगे जाओगे, ये आप फाउंडेशन स्टेज में हो, जब इससे आगे आप जाओगे नीट की प्रिपरेशन करोगे तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल स्मूथ होगी, बिल्कुल अच्छी होगी, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ से पढ़ाई की है, तो बिल्कुल बेसिक कर आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है आपने, ठीक है। सो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे, ठीक है। जो भी वीडियोस आपने वॉच नहीं किया प्लीज आप वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी वीडियोस को वॉच कीजिए, लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर नए हैं तो, ताकि वीडियो डेली बेसिस पे आपके तक पहुंचती रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।